जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम बाबा साहेब की जीवनी के इस हिस्से में जानेंगे कि बाबा साहेब राजनीति के भंवर में किस तरह से गिरते चले गए तथा कैबिनेट मिशन योजना, विधान परिषद और लंदन मिशन में बाबा साहेब की क्या भूमिका रही। जीवनी की शुरुआत करने से पहले आप साथियों से एक निवेदन है कि आप भीम संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बनोरा जी द्वारा लिखी गई बाबा साहेब की जीवनी की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना। दुर्योगवश वेबल योजना असफल रही। इस असफलता के बाद भारत में एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भारत की राजनीतिक समस्याओं की जांच करने के लिए आया। यह डेलीगेशन ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष राव बहादुर, एन शिवराज और डॉक्टर अंबेडकर से भी मिला। डेलीगेशन ने भारत से इंग्लैंड जाकर अछूतों के विषय में दुविधाजनक बातें की। इस डेलीगेशन के बाद इंग्लैंड के मजदूर मंत्रिमंडल द्वारा एक मिशन भारत के लिए फिर भेजा गया। मिशन ने अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को प्रतिनिधि मानकर उन्हें परामर्श के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट मिशन के सामने अपनी मांगों को स्पष्ट शब्दों में रख दिया। जिन दिनों दिल्ली में कैबिनेट मिशन भारतीय नेताओं से परामर्श कर रहा था, उन्हीं दिनों गांधी जी ने एक स्वांग रचा। उन्होंने यह घोषणा की कि अब वे भंगियों की बस्ती में ही रहा करेंगे। भंगियों की बस्ती में श्रीयुत सेठ घनश्याम दास बिरला ने एक अच्छा खासा मकान बनवा दिया। भंगियों की इस बस्ती में रहकर गांधी जी जब भगवान से प्रार्थना करते तो कभी सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स और कभी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को और कभी श्रीयुत अलेक्जेंडर को आमंत्रित करते। इन तीनों मंत्रियों पर इस बात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और वे यह विश्वास करने लगे कि अछूतों की भलाई गांधी जी और कांग्रेस ही कर रहे हैं। उन्हीं दिनों दिल्ली के भंगियों ने गांधी जी के इस आगमन के विरोध में एक प्रदर्शन भी किया। सीपीयू, यूपी और मुंबई प्रांत में हिंदू और अछूतों में सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे। मुंबई में तो उन्हीं दिनों हिंदू अछूत सांप्रदायिक दंगा हो रहा था। जिन दिनों गांधी जी भंगी बनकर भंगियों की बस्ती में रहने का ढोंग रचकर कैबिनेट मिशन के सदस्यों पर यह प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे थे कि कांग्रेस अछूतों की शुभचिंतक है। दुख है कि अछूतों के इतने प्रदर्शनों के बाद भी कैबिनेट मिशन ने लंदन जाकर यह कह दिया कि अछूतों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। इंग्लैंड के वजीर आजम मिस्टर क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशें के आधार पर यह घोषित कर दिया कि वायसराय की काउंसिल में जहां 14 सदस्य रहेंगे, उनमें एक अछूत भी रहेगा जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस द्वारा होगा। प्रधानमंत्री एटली का यह वक्तव्य अछूतों के समस्त स्वतंत्र आंदोलन को समाप्त कर देने का ही पहला कदम था। इस भयानक खतरे की कल्पना कर डॉक्टर ने अपना एक बिल प्रधानमंत्री एटली को भेजा, जिसका कुछ भाग इस प्रकार था। पिछले वर्ष वायसराय से मैंने काफी कोशिश की थी कि 14 की काउंसिलिंग में 3 अछूत सदस्य लिए जाएं। एक समझौते के रूप में मैं 2 सीटों से ही संतुष्ट हो गया था। अंतरकालीन सरकार के विषय में जो नए प्रस्ताव रखे गए हैं, उनमें अछूतों को केवल एक ही सीट मिलेगी। काफी वाद विवाद के बाद सरकार ने जो वादा किया था, अब उसी पवित्र वादे का सरकार उल्लंघन कर रही है। एक सीट तो बहुत बड़ा अन्याय है। मिशन 6 करोड़ अछूतों को 40 लाख सिखों और 30 लाख ईसाइयों के बराबर समझता है। अछूत उम्मीदवार अछूतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि वह हिंदुओं के वोट से ही चुना गया है। ऐसी दशा में वह कांग्रेस का गुलाम ही रहेगा। कांग्रेसी अछूत द्वारा प्रतिनिधित्व किसी भी दशा में अछूतों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ऐसे प्रतिनिधित्व कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होगा। कृपया इस गलती को सुधारे और मिशन को आदेश दे कि अछूतों को 2 सीटें दे। मिशन यह जानता है कि अछूतों का प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ही करता है। इस फेडरेशन के उम्मीदवार ही इन 2 सीटों को भरेंगे। गलतफहमी बचाने के लिए मैं यह भी कहता हूँ
कि मुझे काउंसलिंग में रहने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे आशा है कि अंग्रेज सरकार में अब भी कुछ न्याय बाकी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस केबिल को भेजने के बाद ही एक दूसरा केबिल चर्चिल के पास भेजा। इस केबिल में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अछूतों का भविष्य बहुत अंधकार में है। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप पर निर्भर करते हैं। इस केबिल का उत्तर देते हुए चर्चिल ने कहा था, कंजर्वेटिव पार्टी 6 करोड़ अछूतों की रक्षा के लिए सब कुछ करेगी। चर्चिल अंबेडकर मित्रता पर अपने विचार प्रकट करते हुए इंग्लैंड को एक प्रमुख दैनिक बकिंघम पोस्ट ने कहा था, अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर को बहुसंख्यकों के व्यवहार में विश्वास नहीं। यही कारण था कि उन्होंने ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी से अपील की है। उनकी यह अपील बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रकार भारत के भी पत्र डॉक्टर अंबेडकर के इस कार्य की तारीफ और साथ तायदी करते तो संभव है कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्न सफल हो जाते। किंतु यह तो वही भारत है जहाँ लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जैसे व्यक्तियों को भी रास्ता दिखा दिया जाता है। इसमें उन विचारों का तो कम दोष है। दोष या श्रेय तो भारतीय राष्ट्रीय पत्रों का है। देश के कुछ ही अखबारों को छोड़कर बाकी सभी हिंदू पूंजीपतियों के हैं। ऐसी हालात में यदि हम यह विश्वास करें कि हिंदू पूंजीपतियों के ये अखबार अछूतों के साथ भाईचारे का व्यवहार करेंगे तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल ही होगी। सेठ घनश्याम दास बिरला यह दावा करते फिरते हैं कि वे अछूतों के सच्चे हितैषी हैं। यह महाशय भारत के इन गिने पूंजीपतियों में से एक हैं जिन्हें भारत के कई अखबारों के मालिक बनने का श्रेय है। उन्हीं दिनों सेठ बिरला इलाहाबाद के भारत और लीडर के मालिक बन रहे थे। सेठ बिरला का अखबार लीडर अंबेडकर चर्चिल मित्रता पर यदि असंतोष या विरोध ही प्रकट करता तो हमें दुख न होता, लेकिन जब सेठ जी का लीडर हमारे नेता के निजी स्वार्थ की भर्त्सना करता है तब हमें लीडर की बुद्धिमत्ता पर क्षोभ होता है। अंबेडकर चर्चिल पैक्ट शीर्षक लेखक में लीडर लिखता है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जितना ही कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। वे यह देख ही रहे हैं कि उनके हाथों से काउंसलिंग का पद निकलता जा रहा है। यह सोचकर कि शायद अब काउंसलिंग में न रह पाएंगे बहुत घबरा रहे हैं। हम यह तो अस्वीकार नहीं कर सकते कि वे अड़ंगा पैदा करने में बड़ी काबिल नहीं है, किंतु हमें उस समय बड़ी खुशी हुई जब उन्हें उन्हीं के भाइयों ने पिछले चुनाव में हरा दिया। सच्चाई तो यह है कि अछूतों की भलाई के लिए तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वे तो अपनी निजी शान चाहते हैं। इनकी निजी इच्छाओं को कुचल दिया गया है। यही इनके विषय में एक दुखद सत्य है। हमें याद होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रधानमंत्री को केबिल देते समय ही यह भी लिखा दिया था कि वे काउंसलिंग में रहने के इच्छुक नहीं है। उसी केबिल में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी बता दिया था कि जो उम्मीदवार हिंदुओं के बहुमत वोटों के बल पर जीत कर जाता है वह अछूतों का प्रतिनिधि किसी भी दशा में नहीं हो सकता। लीडर जैसे अखबारों को खुशी अवश्य होगी क्योंकि कांग्रेसी अछूत उन्हीं हिंदुओं के वोट से जीत सकते थे जिनका कि लीडर अखबार है। डॉक्टर साहब पर लीडर जो यह दोष लगाता है कि उन्हें अपनी शान की फिक्र है और अछूतों की भलाई का कोई ध्यान ही नहीं है, तो इसका उत्तर डॉक्टर साहब का जीवन स्वयं ही है। महाड़ में जिस समय डॉक्टर अंबेडकर के शरीर से खून की धारा बह रही थी उस समय लीडर के मालिक सेठ बिरला नहीं थे। जहाँ डॉक्टर अंबेडकर अपने दृष्टिकोण को समझाने का प्रयत्न करते थे वहाँ भारतीय पत्र उल जुलूल कहकर उनकी स्थिति को और भी जटिल बनाने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार की बहुत सी उल जुलूल बातों का एक नमूना हम ऊपर ही देख चुके हैं। भारत के जिस मूक समुदाय के आंदोलन को डॉक्टर अंबेडकर अपने खून से सींचकर अब तक चला रहे थे वह आंदोलन अब ऐसी निस्सहाय अवस्था में पड़ गया था जहाँ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी द्वार बंद थे। यदि डॉक्टर अंबेडकर को अपनी निजी शान की फिक्र होती तो आराम से राजगृह में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करते, किंतु उनके सामने तो भारत के उन बेजुबान प्राणियों का प्रश्न था जिनकी तुलना में अफ्रीका के बंटुआ, अमेरिका के निग्रो और जर्मन के यहूदी किस प्रकार नहीं ठहर सकते। डॉक्टर अंबेडकर के लिए सभी द्वार बंद थे। उनके हृदय के कोलाहल मचा गया। यह कोलाहल केवल उनके हृदय का ही कोलाहल नहीं था,
इसी कोलाहल के पीछे भारत के मूक समुदाय का भाग्य बंधा था। कोलाहल का स्वाभाविक फल था सत्याग्रह। राजगृह में ही जून 46 को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति की एक सभा में डॉक्टर अम्बेडकर की उपस्थिति में यह निश्चय किया गया कि यदि अछूतों के साथ न्याय किया गया तो वे प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि अछूतों को पूरे भारत में सत्याग्रह करना ही पड़ा। डॉक्टर साहब ने पिछले चुनाव के आंकड़ों को जांचने का काम शुरू ही किया था कि विधान परिषद के चुनाव का प्रश्न आ खड़ा हुआ। अभी एक मुसीबत से तो छुटकारा मिला नहीं था कि दूसरी पहले ही आकर खड़ी हो गई। विधान परिषद में बाबा साहेब, विधान परिषद संविधान सभा ही भारत का भावी विधान बनाने का कार्य करेगी। अतः अछूतों को भी अपना दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ सदस्यों को तो अवश्य ही भेजना चाहिए था। जहरीले पूना पैक्ट का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि जिस पुरुष ने उसे जन्म देने में अपनी सहमति दी थी उसी को अपने प्रांत से भगाकर बंगाल की शरण में जाना पड़ा। योगवश बंगाल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभापति मान्य जोगिंदर नाथ मंडल उस समय बंगाल सरकार के न्याय मंत्री थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना एक विशेष आदमी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए हवाई जहाज से मान्य मंडल के पास भेजा। जब डॉक्टर साहब का नॉमिनेशन विधान परिषद की सदस्यता के लिए बंगाल से दाखिल हुआ तब तो कांग्रेस के कर्णधार गांधी जी के हृदय पर बहुत बड़ा आघात हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल से केवल इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि बंगाल असेंबली में कुछ यूरोपियन सदस्य भी थे। इन यूरोपियन सदस्यों ने डॉक्टर अम्बेडकर को यह आश्वासन दिया था कि यदि वे वोट करेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी विधानसभा परिषद का सदस्य चुन देंगे। जब गांधी जी को यह मालूम हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर यूरोपियन के वोट से विधान परिषद में आने का प्रयत्न कर रहे थे तब उन्होंने यह बेहतर समझा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे डॉक्टर अम्बेडकर जिस जड़ पर खड़े हैं वह जड़ ही खत्म कर दी जाए। यदि गांधी जी अछूतों के हितैषी थे जैसा कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चिल्ला कर कहा था तो उन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए थी कि डॉक्टर अम्बेडकर भी विधान परिषद में चुन लिए जाएं। कुछ ही दिन पहले मद्रास के एक अछूत एमएलए माननीय BS मूर्ति ने गांधी जी से पूछा था कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के सफल नेता हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते समय गांधी जी ने कहा था, मेरी समझ में डॉक्टर अम्बेडकर इस काम में तो सफल नेता से भी अधिक योग्य प्राणी हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अछूत डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर ही योग्य बने। वही गांधी जी जो अम्बेडकर को सफल नेता से भी अधिक योग्य स्वीकार करते हैं और जो अछूतों के हित चिंतक होने का दावा करते हैं, जब यह देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर यूरोपियन के बल पर विधान परिषद में अवश्य ही आ जाएंगे, तब उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया कि विधान परिषद के चुनाव में बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों को अपना वोट नहीं देना चाहिए। इस दलील का बहाना भी ढूंढ ही लिया। इनका कहना था कि भविष्य में यूरोपियन को भारत में रहकर कोई अधिकार तो प्राप्त नहीं करना है, अतः उन्हें अपने वोट से अपने सदस्य विधान परिषद में नहीं भेजना चाहिए। इस विषय में भारतीय सरकार के पास पहुंच ही की गई। भारतीय सरकार ने भी यह घोषित कर दिया कि चूंकि विधान परिषद भारतीय विधान का निर्माण करेगा और भारतीय विधान से यूरोपियन को कोई मतलब नहीं है, अतः विधान परिषद में उनके सदस्य फिजूल रहेंगे। ऐसी हालत में यूरोपियनों के लिए यह सोचना आवश्यक हो गया था कि जब उनके सदस्य विधान परिषद में जाकर कुछ भी न करेंगे तब उनका अपना सदस्य भेजना और न भेजना बराबर है। उन्हीं दिनों कांग्रेस ने बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों से यह अपील की कि वे अपना वोट किसी को न दे। यूरोपियनों पर इन बातों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने निर्णय किया कि वे अपना वोट किसी को नहीं देंगे। यह था अछूतों के शुभचिंतक गांधी जी और कांग्रेस की डॉक्टर अम्बेडकर और उसके द्वारा समस्त अछूतों के प्रति सहानुभूति का जीता जागता नमूना। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह सुना कि यूरोपियनों ने अपना वोट किसी को भी न देने का निश्चय किया तो तब तो डॉक्टर अम्बेडकर में काटो तो खून नहीं तह रहकर वे सोचते कि अब किस प्रकार विधान परिषद में जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता। लाचार होकर उन्होंने मान्य जोगिंदर नाथ मंडल को टेलीफोन पर बुलाया और उसने यह कहा कि यूरोपियनों ने जो फैसला किया है उसमें मैं विधान परिषद में चुने जाने की आशा नहीं रखता। चुनाव लड़ना और हार जाना तो और भी बुरा होगा, इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि अपना नॉमिनेशन वापस कर लूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है?
मान्य जोगिंदर नाथ मंडल गंभीर स्वभाव के होने के कारण सब्र से काम लेना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से इस बात की जिद की कि वे अपना नाम वापस न करें। लाचार होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने मान्य मंडल की बात को आधे दिल से स्वीकार किया। यद्यपि उन्होंने नाम वापस तो नहीं किया, किंतु दिल से अंदर ही अंदर यह डर रहे थे कि कहीं ऐसा समय न आ जाए कि परिस्थिति और भी खराब हो जाए। यद्यपि मान्य मंडल ने डॉक्टर साहब के चुनाव का सारा भार अपने ऊपर ले लिया था, किंतु उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसे केवल वे ही जानते हैं। चुनाव के पहले ही से ही एक राष्ट्रीय दल की ओर से यह आदेश आ रहे थे कि किसी भी दशा में डॉक्टर अम्बेडकर को विधान परिषद का सदस्य नहीं चुना जाना चाहिए। इन सभी कठिनाइयों का सामना मान्य मंडल ने बड़ी ही स्थिरता के साथ किया। दुर्योगवश चुनाव के कुछ ही दिन पहले एक अछूत वोटर जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को वोट देने का वादा कर दिया था, एकाएक गायब हो गया। धन्य है मान्य मंडल का शब्द जो इस प्रचंड कठिनाई से भी नहीं घबराए। वह अछूत वोटर डर रहा था कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर को वोट देगा तो उसका नाम भी प्रकाशित हो जाएगा। वह डॉक्टर साहब को वोट देना चाहता था, किंतु यह नहीं चाहता था कि कोई उसका नाम जान ले। बड़ी कठिनाइयों के बाद मंडल साहब उस वोटर के डर को दूर कर सकने में समर्थक हो सके थे। जब तक विधान परिषद का चुनाव नहीं हो गया तब तक वह अछूत वोटर मंडल साहब के साथ ही रहता। अंत में चुनाव का दिन आ ही गया और इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद ही मंडल साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विधान परिषद का सदस्य चुनवाने में सफल हो सकते थे। विधान परिषद का चुनाव डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन की वह दुखद कहानी है जिसकी कल्पना कर आज भी निराशा के बादल मंडराने लगते हैं। यही है डॉक्टर अम्बेडकर की वह कहानी जो दुखांत होते होते सुखांत हो गई। लंदन मिशन। हम ये पहले ही कह चुके हैं कि डॉक्टर साहब ने पिछले चुनावों के आंकड़ों को जांचने का काम शुरू कर दिया था। विधान परिषद में चुने जाने के बाद ही भारतीय राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए अम्बेडकर ने वायसराय की काउंसिलिंग से त्यागपत्र दे दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद 2 सितंबर 1940 को भारत में अंतरकालीन सरकार की स्थापना की गई। इस अंतरकालीन सरकार में कांग्रेस की ओर से एक ऐसे अछूत सज्जन को भेजा गया जो केवल हिंदुओं का प्रतिनिधि है। इस घटना को देखकर हमें गांधी जी की एक बात की याद आ जाती है। 1945 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी तब गांधी जी ने कहा था कि यदि मेरी इच्छा से काम हो तो मैं प्रत्येक दल के टॉप मैन यानी धुरंधरों को ही अंतरकालीन सरकार में भेजूंगा। अंतरकालीन सरकार में अछूतों की ओर से निर्वाचित किए गए सज्जन का भारतीय राजनीति में कभी नाम ही नहीं सुना गया था। यदि अछूतों में योग्य पुरुषों की कमी होती तो हम कांग्रेस के इस निर्णय का स्वागत करते, किंतु जहां अछूतों में विद्वान पड़े थे वहां एक कोने में से एक मामूली लियाकत के आदमी को छाट कर निकाले जाने में हम कांग्रेस की कूटनीति की परछाई देखते हैं। कांग्रेस की इस चाल से डॉक्टर अम्बेडकर यह समझ गए कि अब अछूतों का भविष्य बहुत अंधकार में है। एक मामूली लियाकत के आदमी को वायसराय की काउंसिलिंग में चुनकर कांग्रेस शायद संसार को यह दिखाना चाहती है कि अछूतों में अधिक लियाकत का आदमी नहीं। कुछ दिनों बाद यही कांग्रेस अछूतों को हिंदू भाई कहकर उन्हें दी गई सारी सुविधाओं को उन्हीं के मुंह से कहलवाकर समाप्त करवा देती। यह डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन जाने का एक कारण था। डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन जाने का दूसरा कारण था विधान में अछूतों को हिंदू कहलवाकर उन्हें दी गई राजशक्ति को छीन लेने का खतरा। विधान परिषद में जितने अछूत सदस्य हैं उन लोगों द्वारा चुने गए हैं जिन्हें स्वर्ण हिंदू कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे अछूतों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार कर सकते हैं। अतः डॉक्टर अम्बेडकर ने इस खतरे की संभावना को देखकर लंदन जाना अनिवार्य समझा। संयोगवश जिस दिन समाचार पत्रों में डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन जाने का समाचार प्रकाशित हुआ उसी दिन माननीय जोगिंदर नाथ मंडल के वायसराय काउंसिलिंग में ले जाने का समाचार भी प्रकाशित हुआ। यह एक अनोखा संयोग था। डॉक्टर अम्बेडकर हवाई जहाज से अधिक सफर नहीं करते। इस बार वे हवाई जहाज से लंदन गए। जिस समय डॉक्टर साहब कराची से उड़े थे उस समय उनका दिल बैठा हुआ था। अछूतों के अंधकारपूर्ण भविष्य की कल्पना कर वे रह रहकर चिंतित हो जाते। उस समय उनका किसी से भी बोलने तक का दिल न करता। यही कारण था कि जब समाचार पत्रों के संवाददाता ने उनसे उनके मिशन के बारे में पूछा तब अपनी यात्रा को केवल अछूतों का राजनीतिक मिशन कहकर ही टाल दिया।
इससे अधिक और कुछ बताने से डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकार कर दिया। जब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन पहुंचे तब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय शिवराज वहां पहले से ही पहुंच गए थे। लंदन पहुंचते ही उन्होंने अपना स्मरण पत्र, जिसे भारत में तैयार किया था किंतु जो समय अभाव के कारण नहीं छप सका, छपने के लिए प्रेस में भेज दिया। उसी रात डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस, भारत मंत्री लॉर्ड टेम्पलवुड, लॉर्ड स्कारबरी, लॉर्ड लिंथियो, भूतपूर्व वायसराय लॉर्ड सैलिसबरी और बहुत से अन्य मित्रों को पत्र भेजे कि वे उनसे मिलने के इच्छुक हैं। ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल को भी उन्होंने पत्र लिखा कि वे उनसे कब मिलें। उधर डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में राजनीतिक नेताओं से अछूतों की मुसीबत का हाल बताने का प्रयास कर रहे थे। इधर भारत में जरूरत से ज्यादा राष्ट्रीय अखबार अपनी चिल्पो अलग लगाए थे। सभी भारतीय अखबारों ने डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन मिशन पर क्या कहा यह बताना तो संभव नहीं, अतः हम केवल एक अखबार के अग्रलेख का हवाला देना उपयुक्त समझते हैं। प्रमुख दैनिक अमृत बाजार पत्रिका तारीख 22 अक्टूबर 1946 के संस्करण में लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर जो अपने आप ही अछूतों के नेता बने हुए हैं, आजकल एक राजनीतिक मिशन लेकर लंदन गए हैं। वे प्रधानमंत्री मिस्टर क्लेमेंट एटली, मिस्टर चर्चिल वगैरह से मिलेंगे और उन्हें अछूतों की उन मुसीबतों से परिचित कराएंगे जिन्हें वे भारत के सभी अछूतों की मांग समझते हैं। जब उनसे एक अखबार वाले ने मुलाकात की तब उन्होंने बताया कि मजदूर सरकार ने भारत में अंतरकालीन सरकार में अछूतों के 2 प्रतिनिधि लेकर मिस्टर जिन्ना और मिस्टर गांधी के रूप में 2 झगड़ालू दाइयां रख दी हैं। यह ठीक नहीं। अछूत प्रतिनिधि की देख रेख करने के लिए उनकी अछूत संस्था को ही अवसर मिलना चाहिए। जरूर अछूत अपने को भाग्यशाली समझते अगर उनकी ओर से डॉक्टर अम्बेडकर अंतरकालीन सरकार में ले लिए जाते। अगर ऐसा होता तो अछूतों की देख रेख करने के लिए 2 झगड़ालू दाइयां नियुक्ति की जाती, बल्कि एक ऐसे प्राणी को रखा जाता जो उन्हें उनकी मां से भी अधिक प्यार करता है। हमारी समझ में नहीं आता कि अकल के इस ठेकेदार का दिमाग इस दुनिया में रहता है या कहीं और। डॉक्टर अम्बेडकर के विरुद्ध इस प्रकार के गंदे प्रचार करने से यदि वे यह समझते हैं कि डॉक्टर साहब की हस्ती गिर जाएगी तो उनकी यह भूल थी। किसी ने कहा भी है कि जिस आदमी का जितना ही विरोध होगा वह उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त टिप्पणी में तो सत्य का कुछ अंश है ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री एटली को केबिल भेजा था, उसमें यह साफ साफ कह दिया था कि मैं अब काउंसलिंग में नहीं रहना चाहता, लेकिन कह जाने वाले अखबार को अपने को सत्य का पुजारी समझते, अपनी राष्ट्रीयता के मध्य में सच्चाई की भी टांग तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे सच को देखकर झूठ कह दे तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर का क्या दोष है। अंग्रेजी सरकार और इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों से अछूतों की मांग को रखने के लिए डॉक्टर साहब ने जो स्मरण पत्र तैयार किया था उसका सारांश इस प्रकार है। नए विधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के प्रश्न पर क्या ब्रिटिश कैबिनेट मिशन और अंग्रेजी सरकार स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकने के लिए अधिकार का प्रयोग करेगी? यह बहुत से सवालों में से एक सवाल था कि जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बहुत बड़े स्मरण पत्र में पूछा था। इस स्मरण पत्र को इस उद्देश्य से तैयार किया गया था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव अछूतों के लिए हानिकारक हैं। यह स्मरण पत्र कैबिनेट मिशन द्वारा आयोजित विधान परिषद के विषय में कहता है। भारत के अछूतों को यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्हें हिंदुओं के साथ बांध दिया गया है। समय समय पर सरकार द्वारा यह घोषित किया गया है कि हिज मैजेस्टी सरकार अछूतों को भारतीय राजनीति में एक प्रत्यक्ष सत्ता स्वीकार करती है। सरकार ने यह भी घोषित किया है कि अछूत जिस विधान को स्वीकार करेंगे नहीं वह उन पर जबरदस्ती नहीं लाद दिया जाएगा। अछूतों की समझ में यह नहीं आता कि जहां कैबिनेट मिशन ने मुसलमानों और सिखों को प्रत्यक्ष सत्ता मान लिया है वह अछूतों को प्रत्यक्ष सत्ता मानने से क्यों अस्वीकार कर गया। 18 जुलाई 1946 को लॉर्ड पैथरिक लॉरेंस, मिस्टर A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने पार्लियामेंट में यह बताया था कि अछूतों की प्राय सभी सीटें कांग्रेस ने जीती थी, अतः कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व करती है।
अछूतों को उन्हें प्रत्यक्ष सत्ता क्यों नहीं स्वीकार किया, उसके लिए उनका यही बहाना था। उनके बचाव की यह बुनियाद भी अब नहीं ठहर सकती। यह तो सत्य है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अछूतों की काफ़ी सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके लिए हमारा जवाब यह है कि चुनाव नतीजों को हम कई कारणों से प्रतिनिधित्व की कसौटी नहीं मान सकते। पहला कारण तो यह है कि अछूतों के दल ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग करके भारत की जनता को अपने से नाराज कर दिया था। दूसरा कारण यह है कि आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा ऐसे समय में हुआ जब भारत में चुनाव हो रहा था। इस मुकदमे से कांग्रेस बड़े फायदे में रही और दूसरी संस्थाएं उतनी ही कठिनाइयों में रही। इसके अलावा हमें यह क्यों मान लेना चाहिए कि कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती? इसका एक और कारण है। वह कारण यह है कि अछूतों का जो आखिरी चुनाव होता है उसमें हिंदुओं को भी वोट देने का अधिकार रहता है। चूंकि हिंदुओं के बहुत ज़्यादा वोट हैं, अतः कांग्रेस के लिए तो बहुत ही सरल है कि वह अछूत सीट पर खड़े हुए अछूत उम्मीदवार को सफल बना दे। अछूतों के चुनाव में आखिरी चुनाव के पहले प्राइमरी चुनाव होता है। प्राइमरी चुनाव में केवल अछूत ही अछूत उम्मीदवार को वोट दे सकता है। प्राइमरी चुनाव ही वह कसौटी हो सकता है जिसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि अछूत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। प्राइमरी चुनाव में हिंदुओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, अतः प्राइमरी चुनाव ही अछूतों की सच्ची भावनाओं का प्रदर्शन करता है। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि अपना शासन हटाने से पहले पार्लियामेंट को यह संतोष प्राप्त करना होगा कि अल्पसंख्यकों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त है। मिशन ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि यह कैसे जाना जाएगा कि अछूतों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त है। यह भी साफ साफ नहीं बताया गया है कि क्या पार्लियामेंट के दोनों हाउस मिलकर यह जानेंगे कि अछूतों के अधिकार काफ़ी हैं या नहीं। मिशन ने यहाँ तक नहीं बताया कि सरकार अधिकारों की यथेष्टता पर अपना स्वतंत्र निर्णय करेगी। यह बहुत जरूरी है कि इन बातों को साफ साफ बता दिया जाए, क्योंकि ये बातें मिशन प्रस्ताव के बाद की हैं। मिशन के प्रस्तावों में इन बातों का कहीं जिक्र ही नहीं है, जिससे तो यही मतलब निकलता है कि मिशन के प्रस्ताव अल्पसंख्यकों को खत्म कर देने का ही काम करेंगे। उपरोक्त स्मरण पत्र में पूरे हिंदुस्तान के अछूतों के प्राइमरी चुनावों और सेकेंडरी चुनावों के आंकड़े भी दिए गए हैं। प्राइमरी चुनावों के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवारों को अछूतों के 90% वोट प्राप्त हुए। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए अछूत उम्मीदवारों को केवल 10% वोट प्राप्त हुए। अतः यह साफ है कि फेडरेशन ही अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। सेकेंडरी चुनाव के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि जिन कांग्रेसी अछूतों ने केवल 10% वोट पाए थे, उन्हें हिंदुओं के 100% वोट प्राप्त हुए, और दूसरी ओर हिंदुओं ने फेडरेशन के उम्मीदवारों को एक वोट भी नहीं दिया। एक कारण था कि कांग्रेसी उम्मीदवार ही सफल हुए। लंदन जाकर डॉक्टर साहब से राजनीतिज्ञों से मिले। पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य मिस्टर रिचर्ड्स अस्टन बटलर, जिन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का हिंदुस्तान के बारे में सबसे बड़ा जानने वाला माना जाता है, उनसे भी डॉक्टर अम्बेडकर मिले। भूतपूर्व सहयोगी भारत मंत्री ऑल विंटरटन मेजर जेम्स मिलनॉर, जो अब हाउस ऑफ कॉमन्स के डिप्टी लीडर हैं, उनसे भी डॉक्टर अम्बेडकर मिले। उन्हीं दिनों टोरंटो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने यह अफवाह दी कि डॉक्टर साहब ने अपने साथियों से मुसलमान बन जाने के लिए कहा दिया है। इस अफवाह का उत्तर देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैंने ऐसी सलाह नहीं दी है, लेकिन ऐसा मौका आ सकता है। भारत में हमारे आदमी इस प्रश्न पर गंभीर होकर सोच रहे हैं। हम आशा करते हैं कि भगवान कांग्रेस और गांधी जी को सद्बुद्धि देंगे, जिससे वे अछूतों को हिंदुओं की गुलामी से मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं खुद यह समझता हूँ कि यदि गांधी जी और कांग्रेस अछूतों को राजनीतिक आज़ादी दे दे तो अछूतों और हिंदुओं में ज़्यादा एकता और सहयोग होगा। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस अछूतों को हिंदुओं की राजनीतिक गुलामी में जकड़े रहना देना चाहती है। ऐसी हालात में एक दिन अछूत विद्रोह कर देंगे और अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे कौम का पल्ला पकड़ेंगे। दूसरे ही दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट भवन में इंडियन लेबर पार्टी को एक भाषण देकर अछूतों की राजनीतिक मांगों को उनके सामने रखा है। इस पार्टी में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना भाषण दिया था, उसे दल के नेता मिस्टर सोरेंस
हैं। मिस्टर सोरेंस ने एक दिन पहले ही डॉक्टर अम्बेडकर की मांगों को उतना ही खतरनाक कहा था जितना कि पाकिस्तान। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर इस दल के सामने अपना भाषण दे चुके तब तो सभी को यह स्वीकार करना पड़ा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन राजनीतिक अधिकारों की मांग की है वह केवल जायज नहीं बल्कि जरूरी भी है। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर युद्धकालीन प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल से उनके घर वेस्टहर्म केंट में मिले। चर्चिल के साथ पूरे दिन भर रहे, वही उनके साथ खाना भी खाया और अछूतों की राजनीतिक स्थिति पर बातचीत भी की। चर्चिल तो पहले से ही अछूतों की ओर से लड़ने का ढांढस दे चुके थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे बातचीत की तब तो चर्चिल मुद्दे को अछूतों की परिस्थिति का सच्चा हाल मिल गया। उस समय चर्चिल ने डॉक्टर अम्बेडकर को यह विश्वास दिलाया कि वे अछूतों के राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने भरकर बलपूर्वक लड़ेंगे। चर्चिल से मिलकर डॉक्टर अम्बेडकर बहुत संतुष्ट हुए। यही कारण था कि जब उनसे एक संवाद ने यह पूछा कि आपका चर्चिल से मिलने का क्या फल रहा, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे कहा, मैंने मिस्टर चर्चिल को बहुत संतोषजनक पाया है। चर्चिल से मिलने के बाद ही डॉक्टर साहब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और प्रधानमंत्री मिस्टर क्लेमेंट एटली से भी मिले। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो भारत के विषय में पहले से ही बहुत कुछ जानते थे, जब डॉक्टर अम्बेडकर से मिले तब उन्हें अछूतों के बारे में बहुत सी बातों को जानकर खुशी हुई। डॉक्टर साहब ने तो क्षमन पत्र तैयार किया था, उसे पढ़कर तो क्लेमेंट एटली को भी यह मानने के लिए लाचार होना पड़ा कि अछूतों के साथ अन्याय हुआ। इस क्षमन पत्र के में दिए गए अछूतों के वोटों के आंकड़ों ने प्रधानमंत्री की आंखों के सामने कांग्रेस ने अपनी चालबाजी से जो पर्दा लगा दिया था उसे फाश कर दिया। और तब प्रधानमंत्री एटली को यह पता लगा कि अछूतों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं बल्कि ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करती है। अतः प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे अछूतों के लिए यदि कोई अन्याय होगा तो उसका माकूल इंतजाम कर देंगे। और यही कारण था कि उनके मुख से भी यह सत्य निकला ही पड़ा कि अछूतों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। लंदन में जाकर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सफलता प्राप्त की उनका अंत यही नहीं हो जाता। वे सभी सरकारी सदस्यों से मिले थे और सभी ने उनसे यह वचन दिया था कि वे किसी भी दशा में अछूतों पर राजनीतिक अन्याय नहीं होने देंगे। वे अछूतों के अधिकारों को दिलाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के श्रवण पत्र में से लंदन में बहुत से राजनीतिज्ञ अछूतों के शुभचिंतक बन गए थे। यहाँ तक कि गांधी जी के पुजारी भी गांधी जी के खिलाफ हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि लंदन में गांधी जी के दोस्त गांधी जी की ही आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि गांधी जी का अछूतों के प्रति यह व्यवहार अच्छा नहीं। उनकी राय में यदि अछूत हिंदू भी हो तब भी उन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन देने में कोई नुकसान नहीं। यह थी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की कामयाबी। ऐसी सफलता को प्राप्त करने के बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर उड़कर कराची आए तब उन्होंने अपना वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसका अंश इस प्रकार है। कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा पार्लियामेंट में जो वक्तव्य दिया गया था कांग्रेस अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है, वह वक्तव्य अब झूठ साबित हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भारत का विधान पार्लियामेंट में पास होने के लिए उपस्थित होगा तब यह नहीं मान लिया जाएगा कि विधान परिषद में बहुसंख्यकों के हिंदुस्तानियों के हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर देने का निर्णय दे दिया है और इसलिए शासन की बागडोर हिंदुस्तानियों को दे दी जाए। ऐसा नहीं होगा। उस समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि अल्पसंख्यकों को भी उनका संरक्षण प्राप्त हो गया है। अछूतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के विरुद्ध मैंने बहुत सी दलीलें सुनी हैं, लेकिन किसी भी दलील ने मुझे संतुष्ट नहीं किया। अगर अछूत हिंदुओं से राजनीति में अलग हो जाते हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हिंदुओं की यह कोशिश कि हिंदू और अछूत मिलकर रहें किस प्रकार से संभव हो जाएगा। दूसरी ओर मेरी समझ में यदि हिंदू जो कुछ कहते हैं अगर उसको सच्चे दिल से कहते हैं, यानी वे हिंदुओं को अंतर्जातीय विवाह करके आपस में मिलाना चाहते हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से अछूतों की उन्नति उनके इस शुभ काम को और भी सरल कर देगा। अपनी लाज बचाने के लिए हम इस्लाम बनने तक के लिए तैयार हो सकते हैं। आखिर हमें शांति और इज्जत से अपनी जिंदगी बितानी है, हिंदुओं के साथ नहीं तो मुसलमानों के साथ ही सही। आप किस आदमी को गुलाम बनाकर रखे तब उसे अपना दोस्त बनने की आशा कभी नहीं रख सकते। यह भोलापन है और ऐसा नहीं चल सकता। इस सफलताओं से विभूषित होकर डॉक्टर अम्बेडकर भारत लौट आए
अछूतों के जिस समाज को गांधी जी लगातार आक्रमण कर सदा से तोड़ फोड़ते रहे हैं, उसी समाज में डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन मिशन ने एक नई जान फूंक दी। अब आशा की केवल एक किरण ही नहीं निकली, अपितु बादल को चीर कर विश्वास का वह सूरज भी निकल आया, जिसके द्वारा अछूत अपने को मनुष्यत्व के स्तर से भी ऊंचा उठाने को ढांढस स्वयं बांधने लगे हैं। जय हिंद।